गुर्बत और जिम्मेदारियों के बोझ से तंग आकर मैंने शहर जाने का फैसला किया था। ये मेरी खुशबख्ती थी कि मुझे एक अच्छी नौकरी आसानी से मिल गई थी, लेकिन शहर में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे मेरी मंगेतर बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं उससे शिद्दत से मोहब्बत करता था। मैंने उसे मोबाइल फ़ोन लेकर दिया ताकि मैं उससे राब्ते में रह सकूं। वक्त गुजरा तो समरीन बहाने बनाने लगी, मुझसे बात नहीं करती थी। एक रोज़ अचानक मैं गांव गया और उसके घर गया तो किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसके बाद उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। समरीन तो शहर की चकाचक रौनकें, रोशनियां सब मुझे अपने गांव के सामने मान लगती थी। गांव की ताज़ा हवा, देसी खाना, सादे से लोग और सबसे बढ़कर समरीन जो मेरी मोहब्बत थी। अनकरीब हम दोनों की शादी होने वाली थी। उसकी याद हर चीज़ पर भारी थी। मैं शहर तो आ गया था, लेकिन उसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा था। दिल कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपनी समरीन के पास चला जाऊं, लेकिन ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं एक मर्द था और घर का वाहिद कमाने वाला इंसान था। मुझे घर के हालात बदलने थे, बहनों की शादी करनी थी, अपनी शादी करनी थी, समरीन को हर खुशी देनी थी, उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। उस सब की वजह से ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। अपनी मंगेतर की यादों में खोया रहता था। रात देर तक उससे फ़ोन पर बातें करता था। मैं आने वाले वक्त से बिल्कुल बेखबर था। मुझे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेलने वाली है। मैं तो उस वक्त में जी रहा था, इसी को एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे गम दुख मेरी ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे एक मोहब्बत करने वाली लड़की मिली थी। हम दोनों की मोहब्बत के बीच में कोई मुश्किलें नहीं आई थी। इसी वजह से मैं खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया, मुझसे सारी खुशियाँ छीन ली। मैं दिन रात रोता रहता था, लेकिन मैं एक मर्द था। सबके सामने खामोशी की चादर ओढ़ लेता था और रातों को अंधेरे में छुप छुप के अपने अल्लाह ताला से गिले शिकवे करके रोता था। आज भी मैं अपनी माजी को याद कर रहा था। जब मैं गांव गया था, मैं सेठ साहब के सामने खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह उनसे अपनी छुट्टी की बात करूं। मेरा दिल बहुत मचल रहा था। मैं अपने घर जाऊं, अपनी बहन भाइयों से मिलूं, अपनी होने वाली बीवी से मुलाकात करूं। समरीन से मिले भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और उसकी याद मुझे हलकान कर चुकी थी। इस दौरान हम दोनों के दरमियान ठीक तरह से बात भी नहीं हुई थी। यही वजह थी कि मैं गांव वापस जाना चाहता था। सेठ साहब ने अपनी ऐनक नीचे करके मुझे सवालिया निगाहों से देखा था। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। ये मेरी पहली पहली नौकरी थी। अगर खुदा ना खास्ता उनका दिमाग घूम जाता और ये छुट्टी के बजाय मुझे नौकरी से ही निकाल देते तो मेरा क्या बनता। मैंने एक गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और सर नफ़ी में हिलाकर वापस पलटने लगा था। मुझे डर लाहक हो गया था। अगर मुझे शादी करनी थी तो मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी और मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिसकी वजह से मेरे हाथ से मेरी नौकरी चली जाए। लेकिन मैं जैसे ही पलटा, सेठ साहब की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। क्यों मियाँ, किस लिए आना हुआ? सब खैरियत है? यह आदमी बहुत शरीफ और नेक था। मुझे उम्मीद थी कि छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन डर भी था कि अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा। मैंने गहरी सांस ली थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उनका दिल होगा तो छुट्टी दे देंगे। अगर ज़रा भी मना करने के बारे में उन्होंने सोचा तो मैं बिल्कुल भी उन्हें असरार नहीं करूँगा, बल्कि खामोशी से चला जाऊँगा और फ़ोन पर ही बात करके दिल को समझा लूँगा। मैंने सेठ साहब की जानिब देखा और अपने अंदर हिम्मत पैदा करने लगा। घबराहट के मारे मेरा चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था। वाकई एक गांव के लड़के की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मेरे सर पर बहुत भारी भारी जिम्मेदारियां थी। मैं ये नौकरी किसी सूरत गंवा नहीं सकता था, इसलिए घर वालों से मिलने पर भी मुझे डर लग रहा था। सेठ साहब एक बार फिर बोले, जो भी बात है कर लो, मैं मार नहीं दूंगा तुम्हें। इतना परेशान मत हो और ये पसीना साफ करो। वो मेरी तरफ रुमाल बढ़ाते हुए बोले थे। वो वाकई अच्छी तबीयत का इंसान था। मैंने रुमाल थाम लिया था
اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے تمید باندھی۔ سیٹھ صاحب، میں جانتا ہوں کام کے لیے برکر ابھی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں۔ گھر پر امی، بہنیں اور میری منگیتر مجھے یاد کر رہی ہیں۔ میں لگی لپٹی نہیں کہوں گا، مجھے بھی ان سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے بس چند دن کی چھٹی دے دیں تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جتنے دن کی آپ چھٹی دیں گے میں اتنے ہی دن میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کی بہت اہم نوازش ہوگی۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، اسی لیے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر سیٹھ صاحب نے اپنا چشمہ اتار دیا تھا۔ خوف کے مارے دھیرے دھیرے میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ اللہ میرے لیے بہتری کر دے۔ چند پل بعد انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، بالکل تمہاری ہی طرح۔ میں بھی یہاں ایسے ہی نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ کئی مہینے ہو جاتے تھے، گھر والوں کی یاد آتی تھی، لیکن بے بس تھا۔ مالک چھٹی نہیں دیتا تھا، لیکن آج تمہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تمہیں زیادہ دن کی چھٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں، تم چلے جاؤ، اپنے خاندان سے ملاقات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ماں سے دل ہلکا کرو، لیکن تقریباً 1 ہفتے بعد ہی تمہیں واپسی کرنی ہوگی۔ تم کام بہت اچھا کرتے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور زیادہ چھٹی کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ جبکہ میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں جو اتنا خوف زدہ ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی سیٹھ کو سینے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا، سیٹھ صاحب، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو ایک تکلیف دل کی درد سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے سر اصابت میں ہلا دیا تھا اور مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا اور اپنی جیب سے 2000 روپے نکال کر مجھے دیے تھے اور خوش اسلوبی سے بولے تھے، امی اور بہنوں کے لیے پھل لے جانا، خوش ہو جائیں گی۔ میں فوراً ہی ان کا ہاتھ چوم چکا تھا۔ واقعی اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً ہی اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے سامان بھی باندھنا تھا اور اپنے دوست سمیر کو بھی اطلاع کرنی تھی۔ میں جلدی سے ان کے کمرے سے نکلا تھا اور لمبے لمبے ٹنگ بھرتا ہوا کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ 2 مہینے بعد آج میں گاؤں جانے والا تھا۔ اماں اور بہنوں سے ملنے کی خوشی تو تھی ہی، لیکن زیادہ خوشی مجھے سمرین سے ملاقات کرنے کی تھی۔ جتنی محبت میں سمرین سے کرتا تھا، شاید ہی میں اس دنیا میں کسی سے کرتا تھا۔ اس 2 مہینے میں بھی ہم دونوں کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس تھوڑی بہت ہی بات ہوتی تھی۔ زیادہ تر وہ مصروف ہی رہتی تھی۔ نہ جانے کیا مصروفیات تھیں، وہ تو میں جا کر ہی دیکھنے والا تھا۔ میرے چہرے سے آج مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے ساتھ رہتا ہوا میرا سب سے اچھا دوست سمیر، وہ بھی میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا فیضان، ایسی بھی کیا خوشی گھر جانے کی کہ تمہارے تو دانت ہی اندر نہیں ہو رہے۔ وہ مذاق کرتے ہوئے بولا، جبکہ میں بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ مسکراہٹ تو اپنی جان سے ملنے کی ہے بس۔ کیا بتاؤں یار سمیر، اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ اب بس جا کر اماں سے رخصتی کی بات کروں گا اور فوراً اپنی دلہن بنا کر ہی شہر لے آؤں گا۔ تمہیں نہیں معلوم میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جبکہ سمیر بھی میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اللہ تمہیں تمہاری محبت نصیب کرے، اور بول کر کمرے سے چلا گیا۔ ایک پل کو میں نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک کر اپنی تیاریاں مکمل کرنے لگا۔ راستے بھر بھی میرا دل گدگدا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد آج اپنی محبت سے ملاقات کرنے والا تھا۔ یہ احساس ہی میرے لیے سکون بخش تھا۔ پہلے جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو روز سمرین سے ملاقات کرتا تھا، لیکن اب بہت فاصلے آ گئے تھے۔ آتے وقت میں نے اس کو ایک موبائل بھی دیا تھا اور اس میں اپنے نام کی ایک سم ڈال دی تھی، جس سے میں اس سے ہر وقت رابطے میں رہوں۔ لیکن وہ کم وقت نہ جانے کہاں مصروف ہوتی تھی کہ جب بھی کال کروں یہ بول کر موبائل رکھ دیا کرتی تھی کہ ابھی مصروف ہوں، فارغ ہو کر کال کرتی ہوں۔ لیکن اس کی مصروفیات ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج میں دیکھنا چاہتا تھا بھلا وہ کہاں مصروف ہے کہ اس کے پاس میرے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے کب وقت گزرا
मुझे कुछ इल्म ही नहीं हुआ था। गांव के हदूद में दाखिल होते ही मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ था। यहाँ मेरी अम्मा, मेरी बहनें और मेरी मोहब्बत रहती थी। भला मुझे यहाँ सुकून कैसे ना मिलता। मैं खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा था। वहाँ जाकर सबसे पहले मैंने अपनी माँ से मुलाकात की, उसके बाद अपनी बहनों से मिला। वो लोग मेरे लिए खाना वगैरह लगा रहे थे, लेकिन मैं ये बोल कर अपने घर से निकल गया कि पहले चचा से मिलूँगा, उसके बाद ही खाना वगैरह तनावल करूँगा। ये कहना तो बहाना था, असल मुलाकात मुझे समरीन से करनी थी, जिसके लिए मैं बेताब हो रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, सामने ही मेरी चच्ची चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी, जबकि उनके बराबर में ही बैठी समरीन मोबाइल पर किसी को मैसेज करने में मसरूफ़ थी। एक पल को मुझे थोड़ा अजीब लगा, मेरे अलावा वो किससे बात कर रही थी, लेकिन फिर अपना सर झटक कर मैं घर में दाखिल हो गया। चच्ची को बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जबकि वो मुझे सामने देख खुशी से निहाल हो गई थी। मेरे सर पर हाथ फेंक कर ढेरों दुआएं देने लगी, जबकि मैं समरीन की जानिब देख रहा था। उसके चेहरे पर वो खुशी की रौनक मौजूद नहीं थी, जिसको रास्ते भर मैं तसव्वुर करता आया था। वो एक तरफ को होकर बैठ गई थी, लेकिन आज उसका रवैया मुझे थोड़ा अजीब लगा था। कभी मैं इतने रोज़ के बाद उससे मिलने के लिए आया था तो वो रोना शुरू कर देती थी, और आज उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी, बल्कि खामोशी से मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ़ थी। मैं चच्ची से इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक ही उन्होंने मेरी जानिब देखा और कहने लगी, मेरे बच्चे को भूख लग रही है। मैं फ़ौरन ही बोला, जी चच्ची, अम्मी खाना ही निकाल रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं चचा से मिल लूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आज तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। मैं तो उन्हें बस वहाँ से भेजना चाहता था, और वो उठकर चली गई थी। मैं समरीन की जानिब मुड़ा और उसको देखते हुए बोला, कहाँ गुम हो लड़की, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, लेकिन सलाम तक नहीं किया। मैं शिकवा करते हुए बोला, जबकि वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, फैज़ान, तुमने आने से पहले मुझे इत्तला नहीं दी। उसका लहजा अजीब सा था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा घबरा गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मैं ही हो गया। खैर कोई बात नहीं। कोई बात बुरी लगी क्या मेरी? उसका लहजा मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कभी भी उसने मुझे ऐसे बात नहीं की थी। हमेशा ही वो मोहब्बत से बात करती थी, लेकिन ना जाने उसे इस एक महीने में क्या हो गया था। उसका रवैया ही बदल गया था। भला मुझे तुम्हारी क्या ही बात बुरी लगेगी। खैर बताओ, काम वगैरह ठीक है? इस बार मैं चौंक गया था। वो कभी ऐसा नहीं करती थी, कभी नाराज़ होती थी तो शिकवा करती थी या फिर रूठ जाती थी, लेकिन आज तो वो ना बात कर रही थी सही से, ना ही जवाब दे रही थी। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। उसका लहजा, उसका अंदाज मुझे बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहता था। समरीन मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। वो अभी भी मुसलसल मोबाइल में मसरूफ़ थी। मैंने उसकी जानिब देखा और कुछ सोचते हुए बोला, समरीन, ज़रा अपना मोबाइल दिखाना। जबकि उस बार उसने मुझे चौंक कर देखा। उसके चेहरे से एक साया सा गुजरा था। मेरे दिल में जो वसवसे आ रहे थे, अगर वो हकीकत का रूप धार चुके थे तो मैं बर्बाद हो गया था। वो हकलाते हुए बोली, क्यों क्यों फैज़ान, तुम्हें मेरा मोबाइल क्यों चाहिए? वो बहुत ही अजीब अंदाज में बोली थी, वैसे ही दिल चाह रहा है तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल करने का। वो मैं सर असाबत में हिलाकर मेरी जानिब मोबाइल बढ़ाने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अभी कोई चोरी पकड़ी जाएगी। उसने मेरे हाथ में मोबाइल दिया। मैं अभी उस मोबाइल को थामता उससे पहले ही मोबाइल छोड़ चुकी थी, जिसके बायस मोबाइल नीचे गिरकर पूरा टूट गया था। मैं हड़बड़ा कर उसे उठाने लगा और समरीन की तरफ देखकर थोड़ा गुस्सा होकर बोला, अभी मैंने हाथ भी नहीं बढ़ाया था और तुमने मोबाइल छोड़ दिया। कहाँ है तुम्हारा जहन यार? जैसे मैंने उसको मोबाइल उठाकर उसे खोल कर देखा तो मेरी आंखें बिल्कुल साख्त हो गई थी। उस मोबाइल में एक सिम नहीं थी, बल्कि 2 सिम लगी हुई थी। मैंने समरीन की जानिब देखा और दूसरी सिम निकालते हुए सवालिया बोला, समरीन ये क्या है? मेरा लहजा कांप रहा था। आज पहली बार मुझे डर महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी मोहब्बत खो दी है। वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन
اس کے بعد جو اس نے بتایا وہ میرے اوسان خطا کر گئے تھے، کیونکہ وہ تو میرے ہی دوست سمیر کے ساتھ